हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप इंडिया सीरीज की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक वर्ष ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो कि चर्चा में रहते हैं, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, उन खबरों के आधार पर कुछ सवालों को फ्रेम करके मानचित्रों के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे स्थान जो कि हाल फिलहाल में खबरों में रहे, उनके आधार पर फ्रेम किए गए सवालों के ऊपर आप सभी के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक दृष्टि आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा की तिथियां नजदीक आती जा रही, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी कोई भी खबर जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है वो आप सभी से ना छूटे। और दृष्टि प्लेटफॉर्म पर ऐसी तमाम जो कि आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी खबरें हो सकती हैं, उनको विस्तृत तौर पर कवर किया जाता है। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बीते एपिसोड में हमने आप सभी को एक अभ्यास प्रश्न दिया था जिसका उत्तर बहुत से विद्यार्थियों ने सही दिया था, लेकिन ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने उसका सही उत्तर नहीं दिया था या उसको अटेम्प्ट नहीं किया था। तो उसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे, उसके ऊपर एक बार बातचीत कर लेंगे क्या उसका सही उत्तर होगा। लेकिन ऐसे हमारे साथी जो हमारे इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो वो प्रीवियस जो भी एपिसोड हैं उनको भी जाकर के देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बीते एपिसोड का अभ्यास प्रश्न क्या था। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था, लद्दाख क्षेत्र के भूगोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अपने ठंडे रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में महान हिमालय से घिरा है। अगला था, सिंधु नदी लद्दाख से होकर गुजरती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है ये आपको बताना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल और एक, दो और तीन। तो लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो लद्दाख जो है न केवल भारत बल्कि भारत और जो चीन के बीच एक विवाद सा है, एक जटिल ऐतिहासिक महत्व इसमें निहित है दोनों देशों के लिए, और इसीलिए इसे वर्ष 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके पहले जो है यह जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह बिल्कुल सही है। और यह अपने ठंडे रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए भी जाना जाता है। यह क्षेत्र उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में महान हिमालय से घिरा है। तो इसको हम लोग एक बार मानचित्रों के माध्यम से देखते हैं। तो पहले यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आप देखिए लद्दाख, जो कि भारत और चीन के लिए महत्व जो इसका है एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में निहित है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया, जो कि पहले जम्मू और कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। तो अब यहां से आप देखिए कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहां पर आप देखिए तो इधर यहां पर क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट है कि यह क्षेत्र उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में महान हिमालय से घिरा है। तो यहां पर देखिए ये लद्दाख है, ये पूरा का पूरा काराकोरम रेंज है, और यहां पर ये जो है हिमालय वाली रेंज आप देख सकते हैं। इसको आप इस पर देखें, थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया। ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये काराकोरम है और ये लद्दाख वाला है यहां पर, और ये जो है पूरा का पूरी जो हिमालय की श्रृंखला है दक्षिण में स्थित है। तो ये काराकोरम और दक्षिण में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में स्थित है। तो यहां पर जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, यह वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब सिंधु नदी लद्दाख से होकर के गुजरती है, तो यह वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप यहां से देखिए, ये इस तरह से ये चिनाब के नीचे आप देख रहे हैं, ये इंडस नदी यहां से गुजर रही है, तो ये लद्दाख से होकर के गुजरती है। तो यहां से इस प्रकार अगर देखें तो इसमें तीनों ही विकल्प सही हो जाते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी डी वाला विकल्प जिन छात्रों ने चुना था इसका सही उत्तर वही होगा। तो ये अभ्यास प्रश्न की बात रही। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बनाए गए पहले सवाल के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल है, लाओ खावा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाओ खावा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य
ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यह मुख्य रूप से नम पर्णपाती जंगलों से घिरा हुआ है और लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन का घर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इन कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। दरअसल इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे जो खबर आई थी, हाल ही में तकरीबन 40 वर्षों बाद लाओखावा वन्यजीव अभ्यारण्य में गैंडों की वापसी देखी गई है। एक कैमरे में उनकी कुछ तस्वीरें कैप्चर की गई हैं, जिससे कि प्राकृतिक तौर पर जो गैंडे हैं यहां पर वापस आ रहे हैं, ऐसा देखा गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी खबर के परिप्रेक्ष्य में इस सवाल को इस एपिसोड में शामिल किया गया है। तो लाओखावा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में स्थित है। यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यह अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। अगर इसको हम मानचित्रों से देखें तो स्थिति ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा, यहाँ पर देखिए लाओखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई दे रही है, ये असम राज्य है। और ये जो पूरी की पूरी यह नदी आप देख रहे हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से प्रवाहित होती चली आ रही। तो यह इसी के तट पर स्थित है। और कहां पर है ये जो पूरा का पूरा स्थान आप देख रहे हैं, यह असम राज्य है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा है। तो दोनों स्टेटमेंट आप देखिए तो यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब जो लास्ट वाला है, यह मुख्य रूप से नम पर्णपाती जंगलों से घिरा हुआ है, तो यहां तक तो सही, लेकिन लुप्त प्राय बंगाल फ्लोरिकन का घर है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले यह इंडेंजर्ड नहीं बल्कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। और यह मुख्य रूप से बंगाल फ्लोरिकन की बात करें तो यह भारत और दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जहां पर ये पाए जाते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो केवल पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, लिहाजा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, 1 और 2। अब यहां से थोड़ा सा हम गैंडों के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जिसके आधार पर इस सवाल को यहां पर फ्रेम किया गया था। दरअसल अभी हाल ही में एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि जो अगर हम विश्व की बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्रजातियां गैंडों की हमें देखने को मिलती है। और भारत के संदर्भ में या हम एशिया के संदर्भ में बात करें तो यहां पर एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनकी बाहुल्यता देखी जाती है। तो जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी वह मुख्य रूप से जो सफेद गैंडे होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आई थी। दरअसल सफेद गैंडों की भी 2 उप प्रजातियां हैं, एक है उत्तरी सफेद गैंडे और एक है दक्षिणी सफेद गैंडे। तो उत्तरी जो सफेद गैंडे थे उनकी जो स्थिति अगर हम देखें, जो उनकी जनसंख्या देखें, वो लगभग खत्म सी हो गई है। उन्हें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जंगलों में उनकी पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई है। कुछ बचे हुए गैंडे हैं जिन्हें कि कैप्टिव फॉर्म में रखा गया है, चिड़ियाघर में रखा गया या कहीं अन्य जगह पर रखा गया है। और उनमें भी जो पुरुष गैंडे थे यानी नर गैंडे जो थे वो खत्म हो गए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके स्पर्म को प्रिजर्व कर लिया था और उसके स्पर्म को लेकर के जो मादा गैंडे हैं उनके एक को लेकर के अभी लैब में उनके बीच फर्टिलाइजेशन करा करके उसको जो है सरोगेट मदर में डाल करके एक टेस्ट ट्यूब गैंडे को जन्म दिलवाया है, जिससे कि उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है इंडियन एक्सप्रेस में आया था और ये खबर जो है सफेद गैंडों से संबंधित थी। लेकिन अब हम मुख्य तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहां पर देखिए जो कि एक सींग वाला यानी सिंगल सींग वाला जो गैंडा है वो एशिया और खासकर भारत में पाया जाता है। भारत में अगर देखें तो जो गैंडा है 90% टोटल अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो असम में पाया जाता। असम में भी कहां पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर यह पाया जाता है। 90% इसकी आबादी भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क में है। तो यहां पे देखिए इसे भारतीय गैंडे के नाम से भी जाना जाता है, जो सिंगल हॉर्न गैंडा है, राइनो है। तो यह गैंडा प्रजाति में सबसे बड़ा है। इसकी पहचान एक काले सींग और त्वचा की सिलवटों वाली भूरे भूरे रंग की खाल से होती है। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिसिटी है। यह प्रजाति भारत, नेपाल, तराई और उत्तर पश्चिमी बंगाल, असम में छोटे आवासों तक ही सीमित है। यह प्रजाति भारत, नेपाल, तराई और उत्तर पश्चिमी बंगाल और असम के छोटे आवासों में ही सीमित है। यह डुप्लीकेशन हो गया है। तो यहां पर मुख्य रूप से देखिए जो सिंगल हॉर्न गैंडा है वो मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है। अगर हम महाद्वीपों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यह मुख्य रूप से एशिया में ही पाया जाता है। इसके अलावा यह कहीं नहीं पाया जाता। अब यहां पर आपको बताना है
कि जो ये सिंगल हॉर्न राइनो है, एक सींग वाला जो गैंडा है, इसकी आयुसीएन स्थिति क्या है, आयुसीएन स्टेटस आपको बताना है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना होगा। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर है, आई होप आप सभी को मिल गया होगा कि बी वाला बिल्कुल सही है। इसको हमने मानचित्रों से भी इसकी पुष्टि कर ली है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाल ही में पीर पंजाल रेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है। यह भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पूर्व, दक्षिण पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम तक चल रहा है। कश्मीर में गुलमर्ग हिल स्टेशन इसी श्रेणी में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या है, ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल को क्यों शामिल किया गया, दरअसल खबर क्या थी उसको आप जान लीजिए। तो पीर पंजाल में एक गांव है हिल काका गांव। हिल काका गांव है। यहां पर क्या हुआ कि आतंकवादियों ने अटैक करके इस पूरे के पूरे स्थान को ऑक्युपाई कर लिया, और जिसके लिए गवर्नमेंट ने वर्ष 2003 में एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था सर्प विनाश, ऑपरेशन सर्प विनाश। अब जब सर्प विनाश ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, तो यहां पर जो आतंकवादी थे उनको मार दिया गया और इस स्थान पर शांति व्यवस्था कायम की गई। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आतंकवादियों द्वारा इस स्थान पर फिर से एक बार अटैक की घटना देखी गई है, और इसी के लिए जो गवर्नमेंट है उसने हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ये ध्यान में रखिए कि ये ऑपरेशन जो है पीर पंजाल श्रेणी में चलाया गया है। पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो यह लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है। इसकी भी पुष्टि हम लोग मानचित्र से करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर इस मानचित्र को देखिए। जो हमारा हिमालय है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और उसके बाद जो शिवालिक श्रेणी है जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है और जो सबसे नवीन श्रेणी है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हिमालय जो पर्वत है वो किस तरह का पर्वत है। पर्वत जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कई तरह के पर्वत होते हैं, जैसे कि बलित पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि जो हिमालय है वह किस तरह का पर्वत है। तो अब यहाँ पर देखिए जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल जो आप देखें यहाँ पर कुछ है तो लेसर हिमालय का यह भाग हो जाता है। थोड़ा और देखिए, इसमें देखें तो आपको ज्यादा क्लेरिफाई होगा। ये देखिए ये पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर स्थित है। तो इसको आप देखें और इस मानचित्र में देखिए तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि यह लघु हिमालय के अंतर्गत ही स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। यह भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तो इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश कहां पर पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश कुछ यहां पर पड़ रहा है और जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा यहां पर पड़ रहा है। तो ये वाला भी आप देखिए सही हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, तो जो पाकिस्तान का कब्जा वाला कश्मीर है यहां पर भी अगर आप देखें तो इसके अंतर्गत भी ये पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिल रही है। इसके बाद क्या कह रहा है, पूर्व, दक्षिण पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो ये पूर्व वाला क्षेत्र है और ये दक्षिण पूर्व है। अब फिर पश्चिम से उत्तर पश्चिम, यहां पर देखिए ये जो पश्चिम का क्षेत्र पड़ेगा और फिर ये उत्तर पश्चिम की तरफ आप देख सकते हैं, तो इसी की तरफ यह चल रहा है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अब कश्मीर में गुलमर्ग हिल स्टेशन इसी श्रेणी में स्थित है, इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए ये श्रीनगर, ये कश्मीर वाला पोर्शन रहा और यहीं पर ये गुलमर्ग स्थित है। तो ये वाला स्थान रहा जहां पर गुलमर्ग स्थित है। इसी के पास उड़ी है। उड़ी पे एक अटैक हुआ था, अगर आपको याद होगा तो उड़ी अटैक आप लोगों को ध्यान जरूर होगा, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। तो यहां पर यह गुलमर्ग स्थित है। तो इस तरह से जो तीनों स्टेटमेंट हैं आप देखिए मानचित्रों के माध्यम से इसकी पुष्टि हो जाती है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में गोल्डन मार्फ वाला एक वयस्क सबसे दुर्लभ गोल्डन नर बंगाल टाइगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। काजीरंगा कहां पर है, असम में है और यहां पर अभी हाल ही में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। अब टाइगरों की श्रेणी की अगर बात करें तो मुख्य रूप से भारत में देखें तो ब्लैक टाइगर देखने को मिलता है, व्हाइट टाइगर देखने को मिलता है, गोल्डन जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ऐसा देखा गया यहाँ पे काजीरंगा में। तो एक बार काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है एक बार सुर्खियों में है और इसी के मद्देनजर इस सवाल को आज के एपिसोड में फ्रेम किया गया है।
अब गोल्डन टाइगर की अगर बात करें तो गोल्डन टाइगर जो अन्य टाइगर है उनसे किस तरह से भिन्न है अगर हम बात करें तो जो इनकी स्पीसीज है टाइगर की, इनकी स्पीसीज तो सेम है लेकिन जो इनका कलर है वह क्यों अलग है इसकी बात करें तो देखिए बेसिकली दो टर्म होते हैं, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएं, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको ये दो शब्द तो बिल्कुल समझ में ही आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, सामान्य छात्र हैं, तो इसको समझिए। एक होता है फिनोटाइप, दूसरा होता है जीनोटाइप। जीन मतलब आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जब आनुवांशिक पदार्थ में ही भिन्नता आ जाए तो पूरी की पूरी स्पीसीज ही अलग हो जाएगी। और फिन मतलब फिजिकल, फिन इसको समझने का प्रयास करिए। फिन मतलब फिजिकल, शारीरिक। जब शारीरिक तौर पर अगर अलग दिखे तो हम उसको यह कह सकते हैं कि प्रजाति तो एक है लेकिन इसकी जो शारीरिक बनावट है, रंग रूप है, वह अलग हो गया है। तो यह जो टाइगर है जो कि गोल्डन टाइगर है, तो ये जेनेटिकली जो है ब्लैक टाइगर और जो भी अन्य टाइगर भारत में पाए जाते हैं वो बिल्कुल सेम है, जेनेटिकली सेम है, उनकी स्पीसीज सेम है, लेकिन शारीरिक बनावट, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वह अलग है, यानी कि फिनोटिपिकली या डिफरेंट है। ठीक, तो जीन इनका जो है, जो स्पीसीज है, बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद क्या है कि विश्व की कुल एक, इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, विश्व की कुल एक सींग वाले गैंडों की आबादी का लगभग 1/3 भाग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लगभग 70% या यूं कह ले 2/3 जो एक सींग वाले गैंडों की आबादी है, यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, या थोड़ा सा इससे ज्यादा, ये 70 से 90% की रेंज में है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कौन? जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसकी पुष्टि मानचित्र से करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क, यहां पर दिखाया गया, लेकिन ये कहां पर स्थित है? ये यहां पर स्थित है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये दक्षिणी छोर तट हो गया और ये उत्तरी, तो ये यहीं पर स्थित है, तो ये दक्षिणी तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपको एक होमवर्क करना है। होमवर्क ये करना है कि आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से उद्गमित होती है और इसका मुहाना कहां है। अगर भारत में देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश से, आप देखिए कि ये यहां पर प्रवेश कर रही है। अब अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करने से पहले इसका कुछ अन्य नाम भी है, अगर आपको पता है तो उसका जो दूसरा नाम है वो भी बता दीजिए। अगर नहीं पता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े तो इसके जो अलग अलग नाम है वो भी आपको पता हो जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर दर्ज कर सकते हैं। अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 2007 से इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसका जो अगर बात करें बाघ आरक्षित क्षेत्र, वो 1030 वर्ग किलोमीटर है और कोर क्षेत्र 430 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है। तो यहां पर देखिए, पहला वाला सही हो गया, तीसरा वाला सही हो गया, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि 1/3 नहीं बल्कि 2/3, 70 से 90% तक यहां पर पाए जाते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नामधापा उड़न गिलहरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां ध्यान रखिए, सही नहीं है, यह आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के लिए स्थानिक है। कौन? नामधापा उड़न गिलहरी। स्थानिक मतलब इंडेमिक, की यहीं की लोकल है। गिलहरी वैश्विक वन्य जीव संरक्षण की खोई हुई प्रजातियों की खोज पहल द्वारा पहचानी गई 25 सर्वाधिक वांछित लुप्त प्रजातियों में से एक है। यह एक रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी है। जिस स्थान पर इसकी खोज की गई थी उसके आधार पर इस प्रजाति का नाम नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल रखा गया। तो यहां पर सबसे पहले इसको देखिए कि यह सवाल क्यों फ्रेम किया गया, क्या खबर थी? तो दरअसल नामधापा उड़न गिलहरी को तकरीबन 42 वर्ष बाद एक बार फिर से नामधापा में देखा गया है। नामधापा कहां पर स्थित है इसकी अगर बात करें तो नामधापा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि मेघालय में, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है गिलहरी के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। गिलहरी को कहा जा रहा है कि मेघालय के लिए स्थानिक है। तो जब मेघालय जो है नामधापा
जिस पर ये नाम रखा गया तो वही यहाँ पर स्थित नहीं है, तो स्थानिक कैसे हो सकती है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो पहला यही वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और यही आपको बताना था। अब बाकी की जो 3 स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। यह एक रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी है और ये जहां पे खोजी गई उसी के नाम पर इसका नाम भी रख दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसको अभी हाल ही में नामधापा में जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 42 वर्षों के बाद देखा गया है, इसीलिए ये खबर जो है चर्चा में रही है और इसी के आधार पर सवाल को फ्रेम किया गया। थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। और तो यहां देखिए कि नामधापा उड़ने वाली गिलहरी जिसका जो वैज्ञानिक नाम है विश्वमोयोप्टेरस विश्वासी 42 वर्षों तक लापता होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से सामने आई है। ये कुछ इस तरह से दिखती है। इसके अगर और थोड़ी सी हम बात करें तो यहाँ पर एक और लाल विशाल जो है उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, उससे यह अलग है। अरुणाचल प्रदेश में नामधापा टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली यह एक दुर्लभ रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी की प्रजाति है। यह लाल विशाल उड़ने वाली गिलहरी जिसका जो वैज्ञानिक नाम है पेटोरिस्टा है से अलग है, जो उसी पारिस्थितिकी तंत्र की एक अन्य प्रजाति है और मुख्य रूप से इसके कानों पर बालों के प्रमुख गुच्छे के कारण। यहाँ पर देखिए इसके कानों पे जो है बालों के गुच्छे दिखाई पड़ते हैं, जो इसे जो दूसरी इसकी प्रजाति है उससे इसको अलग बनाते हैं। नामधापा उड़ने वाली गिलहरी की जो आखिरी बार वर्णन या जिसको देखा गया था 1981 में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामधापा टाइगर रिजर्व में किया गया था। यहाँ पर देखिए कि ये नामधापा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है चांगलांग वहां का एक जिला है और इसको 1981 में वहीं पर देखा गया था। तो ये देखिए नामधापा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहीं पर कौन सा जिला है, चांगलांग जिला है जहां पर ये देखी गई है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा कि पहला वाला स्टेटमेंट ही इसके संदर्भ में सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, हाल ही में खबरों में रही पार्वती और काली सिंध नदियां निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन या नर्मदा। सवाल को फ्रेम करने के पीछे जो मुख्य खबर रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के मध्य पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों का एक संशोधित जो है ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। संशोधित पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अंतर्गत जो राजस्थान है वहां पर तकरीबन 13 जिलों में जो कि बारिश के मौसम में या जब यहाँ पर इन नदियों में पानी की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो उस जल को राजस्थान के 13 जिलों में फसलों के लिए यानी कि खेती के पर्पज से और लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस पर समझौता किया गया है। और यहाँ पर देखिए पार्वती और काली सिंध नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की अगर ओरिजिन की बात करें तो चंबल जो है मध्य प्रदेश के इंदौर नामक जिले से उद्गमित होती है। अब इसका मुहाना कहाँ है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा चंबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों और भारत सरकार के बीच संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। यह खबर रही जिसके परिदृश्य में, जिसके परिप्रेक्ष्य में सवाल को फ्रेम किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ चंबल नदी है, आप यहाँ पर देखें तो चंबल नदी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई इस तरह से आगे निकल जाती है। मुहाना आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। यहीं पर देखिए काली सिंध है जो इसकी सहायक नदी प्लस ये पार्वती नदी है। ठीक है, तो यहाँ से मानचित्र से आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ी सी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में भी समझ लेते हैं। तो राजस्थान में चंबल जैसी नदियों और पार्वती, काली सिंध सहित इसकी जो सहायक नदियां हैं इसमें बरसात के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को पीने और सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले स्थानों पर मोड़ने के लिए स्थापित किया गया है। इसी को संशोधित कर दिया गया है जिसको मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के मध्य भी हस्ताक्षर किया गया है। तो क्या इसका प्रमुख कारण है कि जो भी जहां पर जल की उपलब्धता नहीं है, चाहे पीने के लिए चाहे कृषि के लिए हो, तो उन स्थानों पर जो बरसात के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल होता है उसको वहां पर मोड़ने के लिए, इसके अलावा राजस्थान के 13 जिलों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ यह वर्ष 2051 तक मनुष्यों और पशुओं के लिए दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पीने और औद्योगिक पानी की जरूरतों को भी सुनिश्चित करेगा। तो ये पूरा का पूरा इसको संशोधित कर दिया गया है। ये पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के मध्य अभी हाल ही में समझौते पर इससे
इससे जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहां पर देखिए सवाल का जो उत्तर हो जाएगा चंबल हो जाएगा। अब सबसे अंत में आप सभी के लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होता है और अनिवार्य रूप से देना होता है। आपको देना चाहिए क्योंकि इससे आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है आपको पता चल सकेगा। अगर आपको उत्तर नहीं भी पता है तो कोशिश करिए, एक अंदाजा ही लगाइए कुछ, लेकिन अंदाजा ऐसे ही नहीं लगाइएगा, थोड़ा सोच करके लगाइएगा। और अगर बिल्कुल भी आपको इसके बारे में नहीं पता है तो गूगल करके कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर को दर्ज कर सकते हैं। तो सवाल है, राजगीर पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार में स्थित है, कैमूर रेंज का एक हिस्सा है जो विंध्य रेंज का पूर्वी विस्तार है। ये पहाड़ियां भगवान बुद्ध और जैन धर्म के साथ अपने ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए जानी जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इन कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जवाब आपको देना है। अब राजगीर की पहाड़ी, राजगीर आपको समझ में आ रहा है कि जाहिर सी बात है ये पहाड़ियां कहां पर है? बिहार में स्थित है। राजगीर के बारे में, उसके ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अब ये सवाल क्यों फ्रेम किया गया है तो आपको पता ही है कि अभी वहां पर जो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने इस्तीफा दे करके भाजपा को ज्वाइन करके एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और वो ऐसा करने वाले 9वीं बार उन्होंने ऐसा किया, यानी कि वो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 9वें मुख्यमंत्री नहीं है, यानी वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो यही पूरी खबर थी और इसी खबर के संदर्भ में इस सवाल को अभ्यास प्रश्न के रूप में आप सभी के लिए फ्रेम किया गया है, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे और हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप चाहें तो हमारे एपिसोड को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि अन्य सहपाठी जो कि हमारे एपिसोड का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो भी इनका लाभ ले सकें। और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि दृष्टि आईएएस को एक बार आप लोग फिर से, जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी से बच ना सके, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है परीक्षा के मद्देनजर। तो मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।